नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में। 14 अक्टूबर का आज का हम करंट अफेयर्स यहां पर देखेंगे। करंट अफेयर्स आपके लगातार आ रहे हैं अक्टूबर माह से, इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। पिछले करंट अफेयर्स आप वहां पे सभी देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। यदि आप एमपीपीएससी या व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, एग्जाम गुरुजी के वीडियो कोर्सेज, नोट्स, टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी या व्यापम किसी भी एग्जाम की, तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। इसमें दिवाली का ऑफर चल रहा है, ये केवल 15 अक्टूबर के लिए है, यानी ये कल ऑफर, आज 14 अक्टूबर है, कल ये ऑफर खत्म हो जाएगा पूरी तरह से और इसके बाद इसके सभी के प्राइजेज में चेंजेस आ जाएंगे और प्राइजेज में आपको चेंजेस, जो रेगुलर प्राइस थे उसमें भी बदलाव किया जाने वाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, एग्जाम गुरुजी के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, वहाँ पे आप वन में कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। एग्जाम गुरुजी के एमपी के करंट अफेयर्स और आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये दोनों आपको ऐप में अपडेट किए जा रहे हैं। जल्दी आपको वहाँ पे शो होने लगे। हमारी जो कोशिश है कि आपको 1 नवंबर से नेशनल प्लस एमपी दोनों करंट अफेयर्स आपको एग्जाम गुरुजी के ऐप में उपलब्ध रहें, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी रहें और डिटेल में भी रहें। शुरुआत करते हैं कल के रिवीजन के साथ। सबसे पहले 36वें राष्ट्रीय खेल पदक की तालिका पे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था, तो 7वां स्थान था। इस पे आपके पूरे जो खिलाड़ी, इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो प्रचलित हुए, काफ़ी फेमस हुए हैं और पहले से कुछ को आप जानते थे। आप उन खिलाड़ियों की एक लिस्ट बना लें अपने पास, जो भी आपका नोट्स वगैरह हो, वो किस खेल से संबंधित हैं, या गोल्ड या बाकी चीज़ें मत करें, लेकिन यदि कोई इंटरनेशनल प्राइज जीता है तो आप उसको जरूर उस पर सम्मिलित करें और उन्हें अपडेट करके रखें, क्योंकि इसके प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1997 में की गई थी और ये प्रश्न इसलिए सम्मिलित किया गया था क्योंकि राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह खंडवा में संपन्न हो चुका है। 19, 20, 21 के लिए अवार्ड दिए गए हैं, आप एक बार करंट अफेयर में देख लेंगे। मध्य प्रदेश की पहली बार ISF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप जो शूटिंग चैंपियनशिप होने वाली है, मध्य प्रदेश इसकी मेजबानी करेगा और इसका आयोजन कहाँ होगा? भोपाल पे होगा, जहाँ पे शूटिंग एकेडमी है। एमपी की सबसे लंबी रेल सुरंग किन जिलों के बीच है? तो रीवा और सीधी के बीच में है, 3.3 किलोमीटर की है और इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस जल विद्युत परियोजना से विद्युत खरीदने के जो अनुबंध था उसको रद्द कर दिया है? जानी मानी विद्युत परियोजना महेश्वर जल विद्युत परियोजना। एक बार हो सकता है कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, आप थोड़ा सा इसको याद रखना, महेश्वर जल विद्युत से सरकार जो शासकीय विद्युत खरीदी होती है वो अब नहीं करेगी। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। थोड़ा सा ये वाला जो आपका क्या कहते हैं कंटेंट रहेगा या इसकी स्लाइड रहेगी वो लंबी रहेगी, आप पेशेंस बनाए रखेंगे क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है इस प्रश्न के साथ और वो आपके मेंस में भी काम आ सकती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अमल में वर्ष 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर रहा है? प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय था या चतुर्थ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रथम था। ये मध्य प्रदेश लगातार 4 वर्षों से इस पे प्रथम स्थान पे आ रहा है। ये लगातार चौथी वर्ष है, 21-22 के लिए राष्ट्रीय स्तर पे प्रथम स्थान पे रहा। अब ये सब चीजें क्यों मिली है, उसका कारण ये है कि इसमें जो मातृवंदन योजना पे लगभग 30 लाख महिलाओं का, ये मातृवंदन आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि यह योजना महिलाओं के ऊपर केंद्रित है। इसमें 30 लाख लगभग हिताग्रहियों का पंजीयन किया, मतलब 30 लाख लोगों को इसमें लाभ दिया गया है और इतनी राशि जो 1294 की राशि है वो इस पे दी गई है। अब ये सारी चीजें मिलाकर के मध्य प्रदेश क्या है, इस योजना को लागू करने में और लोगों को लाभ पहुंचाने में सबसे नंबर 1 पर है। लेकिन इसके साथ साथ भी कुछ आंकड़े आए हैं, उनमें कुछ आंकड़े ये हैं कि मध्य प्रदेश में जो कम वजन के बच्चों को कुपोषण होता है, कुपोषण एक बहुत गंभीर समस्या है और मध्य प्रदेश इसमें लगातार खबरों पे बना रहता है क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी जो आबादी होती है वो हमारे यहाँ आदिवासी समुदाय की होती है, जहाँ पर ये समस्याएं थोड़ा सा ज़्यादा जाती हैं। तो मध्य प्रदेश कम वजन के बच्चों का जो कुपोषण होता है उसको दूर करने के लिए प्रदेश की जो रैंक लगी राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे नंबर पे है। यानी हमने जो कुपोषण को दूर करने में काम किया है उस पर हम द्वितीय नंबर पे हैं और दुबलेपन के कारण यदि बच्चों में जो वजन की समस्या जाती है उसको समाधान करने पे हम तीसरे क्रम पे हैं। ठिगनेपन के कारण, ये सभी के सभी कुपोषण के लक्षण हैं, इसमें भी मध्य प्रदेश किस नंबर पे है? 6वें क्रम पे है।
और बात करी जाए यदि ओवरऑल कम वजन के बच्चों की संख्या, जहां मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है, 7% की गिरावट हुई है। और इस प्रदेश में ये जो सर्वाधिक गिरावट है पूरे देश में जो एवरेज निकला है वो 7% का निकला है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये जो देश का एवरेज है हमारे 9.8, उससे काफ़ी ज़्यादा है, यानी हमारे यहाँ ज़्यादा सुधार किया गया है। इसी प्रकार से यदि दुबलेपन के कारण कुपोषण की समस्या पे बात करी जाए तो 1% की कमी पूरे देश में आई है, यानी पूरे देश का ओवरऑल जब एवरेज निकाला गया, लेकिन मध्य प्रदेश में इसमें काफ़ी अच्छा काम किया और 6.8% की कमी लाई गई है। टिकनेपन में भी मध्य प्रदेश ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है कंट्री वाइज। अब ये सारी की सारी चीज़ों के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। मिड डे मील चल ही रही है, मातृवंदन योजना में भी बहुत सारे योजनाएं साथ में सम्मिलित होती हैं, कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है और महिलाओं को फ्रूट्स वगैरह खरीदने के लिए इसमें पैसे दिए जाते हैं। 5,000 रुपये से लेकर 2,000 से 5,000 के बीच में दिए जाते हैं। ये योजना आप एक बार देख लेंगे क्योंकि सरकार की बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है, इंदौर में कौन से क्रम के प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है? ये सब आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अगला प्रवासी भारतीय दिवस है जनवरी में होने वाला है, उसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया जाएगा। आपको ये बताना है ये कौन से क्रम का है, 16वें क्रम का है, 15वें क्रम का है, 18वें क्रम का है या 17वें क्रम का है। तो इसका राइट आंसर होगा 17वें क्रम का है। ये क्वेश्चन क्यों सम्मिलित किया गया, तो इसका कारण ये है कि कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, एस जयशंकर, इनके द्वारा जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसकी वेबसाइट का इनॉग्रेशन किया गया है। इनॉग्रेशन के साथ साथ इसमें एक जानकारी दी गई कि जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अगले जो 8, 9, 10 जनवरी को 23 को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस था ये वर्चुअली हुआ था क्योंकि उस टाइम पे देश में कोविड के लॉकडाउन चल रहे थे और पूरे वैश्विक रूप से कोविड की समस्या चल रही थी, तो ये गैदरिंग वाला प्रोग्राम होता है, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। बात करी जाए जो 17वां प्रवासी दिवस होगा, इसका विषय क्या रहेगा? इसका विषय रहेगा प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। आपको पता है कि सरकार 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मना रही है, तो अमृतकाल साथ में जुड़ा हुआ है। बाकी का आपको पता है कि प्रवासियों का भारत की प्रगति के लिए काफ़ी योगदान है। इसी के उसमें उपलक्ष्य में ये सरकार क्या करती है, इसका आयोजन करती है। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे, इसलिए। और जो इसका पहला आयोजन किया गया था प्रवासी दिवस का, ये 9 जनवरी 2003 में किया गया था, जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता था, लेकिन जो एनआरआईज हैं उनका हर वर्ष आना संभव नहीं था और सरकार के लिए भी थोड़ा सा खर्चे बढ़ जाते थे, तो अब इसको क्या कर दिया गया, इसको प्रति 2 वर्ष में इसका आयोजन एक बार किया जाता है। मध्य प्रदेश में प्रवासियों के लिए क्या किया गया? मध्य प्रदेश में प्रवासियों के लिए ये किया गया है कि वर्ष 2015 में एमपी गवर्नमेंट ने प्रवासी भारतीय विभाग का एक अलग गठन किया है, ठीक है। और साथ में आपने सुना होगा फ्रेंड्स ऑफ एमपी पोर्टल का भी निर्माण किया है, जिसमें जो एनआरआईज होते हैं वो अपनी राय देते हैं या वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो अपनी इच्छाएं जाहिर करना चाहते हैं तो वहाँ पे वो संपर्क करते हैं। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर हैं और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के साथ दोनों के सम्मिलित सहयोग से किया जाएगा। ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ट्रॉपमेट इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, 2022 का जो आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाना प्रस्तावित है या किस शहर में किया जाने वाला है? इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में या भोपाल में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भोपाल। ये जो ट्रॉपमेट है इसका आयोजन 2022 में किया जाएगा। ट्रॉपमेट है क्या? पहली बात तो ये कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, यानी भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान है। ये मौसम विज्ञान संस्थान है भारतीय उष्णदेशीय का, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इसका आयोजन होगा मध्य प्रदेश में, मौसम विज्ञान विभाग जो है वो इसका साथ में सम्मिलित होकर के करवाएगा। इसका आयोजन 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा। अब इसका फायदा ये होगा कि एक तो मध्य प्रदेश के मौसम विज्ञान में यदि यहाँ पे कुछ अनुसंधान से संबंधित रिसर्च पेपर प्रेजेंट होंगे, चर्चाएं होंगी, तो उसका फायदा हमारे यहाँ के मौसम विभाग को मिलेगा। उसका फायदा किसको मिलता है? सीधे सीधे किसानों को मिलता है। कृषि और पर्यावरण संबंधित जो भविष्यवाणियां होती हैं या मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे इस बार बारिश काफ़ी लेट हुई है, उसके कारण क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पे अध्ययन होता है, पेपर प्रेजेंट किए जाते हैं,
तो किसानों का मौसम विज्ञान जो मौसम विभाग होता है इसका बहुत गहरा संबंध होता है। यदि हमें समय पे किसानों को जानकारी दे दे कि अभी मौसम में ये परिवर्तन आने वाले हैं, उसके हिसाब से वो लोग उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो खेती में काफ़ी कुछ सुधार किया जा सकता है। बात करी जाए यदि इसकी स्थापना कब की गई थी ट्रिपल आईटीएम की, तो जो इसकी स्थापना की गई थी इसका नाम पहले ट्रिपल आईटीएम नहीं था, इसका नाम आईटीएम था, यानी उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान था और ये विज्ञान पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत उस समय आता था। इसकी स्थापना की गई थी 17 नवंबर 1962 में। इसका जो कार्यालय है वो पुणे में है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया गया, इसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया और इसका नाम रखा गया भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, तब इसका नाम हो गया IITM। और इसका जो परिवर्तन हुआ ये 1 अप्रैल 1971 में हुआ। वर्तमान में ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है या किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके जो मिनिस्टर है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है, पर्यटन विभाग द्वारा किस नदी की परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है एक नदी की परिक्रमा का आयोजन कर रहा है, वह नदी कौन सी है? बेतवा है, नर्मदा है, चंबल है या सोन है? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा यात्रा आप सभी को पता है चलती है, ये अलग अलग जगह से होगी अध्यात्म पर्यटन के तहत, ठीक है। अध्यात्म जो विभाग है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, साथ में जुड़ा हुआ विभाग है ये। तो इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, अध्यात्म पर्यटन के द्वारा मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग जबलपुर से इसकी शुरुआत कर रहा है। नर्मदा परिक्रमा की मध्य प्रदेश शासन करवाएगी, उसकी पूरी व्यवस्थाएं होंगी, जबलपुर से शुरू होगी और लास्ट में आकर के जबलपुर में खत्म होगी। जबलपुर के बाद इसका आपको पता है कि जो नर्मदा निकलती है वो अमरकंटक से निकलती है। ये पूरा का पूरा इनका क्रम रहेगा। यहाँ पे एक मैप दिया हुआ आप इसमें देख लेंगे, इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं और कौन कौन सी जगह हैं जो तीर्थ स्थान है, वहाँ पे इनको घुमाया जाएगा और वापस आकर के यात्रा यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। जगहों के नाम दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे मोटे मोटे शहर आप जानते हो। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 5 है, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्थित चिकित्सा हिंदी प्रकोष्ठ वॉर रूम का नाम क्या है? क्या है कि गांधी जो चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल पे है इसमें हिंदी प्रकोष्ठ वॉर रूम इसका एक गठन किया गया था, इसका नाम क्या रखा गया है? कल्पवृक्ष, मंदार, अमृत, वासुकी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मंदार। देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। ये प्रश्न क्यों सम्मिलित किया गया? आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में जो MBBS और इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, ठीक है, ये हिंदी में शुरू होने वाली है और ये भारत में पहला स्टेट होगा जो इनकी पढ़ाई हिंदी में चालू करवाएगा। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम में इसकी जो लैंग्वेज है बुकों की वो सभी के सभी इंग्लिश में है, तो इनके अनुवाद का एक बहुत बड़ा टास्क था, एक कठिन कार्य था। इसके लिए कुछ एक टीम गठित की गई थी जो, और वो टीम जो बैठती थी वो चिकित्सा महाविद्यालय में बैठती थी। हिंदी प्रकोष्ठ के लोग थे जिनका जो बाइलिंगुअल होते हैं, उन्होंने इसका जो अनुवाद किया है सभी पुस्तकों का, MBBS की जो फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं इनका जो अनुवाद किया है, इस वार रूम का नाम रखा गया था मंदार। मंदार इसलिए क्योंकि ये जो इवेंट है ये काफ़ी फेमस है। जैसे महाकाल लोक हो गया, हिंदी में पाठ्यक्रम शुरू करना हो गया, ये इवेंट जो है मध्य प्रदेश के इस समय पूरे भारतवर्ष में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं और फेमस भी हैं, इस समय न्यूज़ में बने हुए हैं। तो यहाँ से प्रश्नों के बनने की संभावना है, डीप में जा करके पूछ सकता है। तो ये जो एक कमेटी थी इसका नाम मंदार रखा गया था। मंदार आपको पता है, छोटा सा लॉजिक है इसके पीछे कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो इसमें मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत का प्रयोग किया गया था। मंदराचल क्या थी? मथानी थी जहाँ से बहुत सारे तत्व निकले थे, है ना, लगभग 14 निकले थे, उसमें अमृत निकला था, विष निकला था, सब कुछ निकला था, ठीक है। तो उस जो मथानी यूज की गई थी मंदराचल पर्वत का यूज किया गया था, तो उसी के नाम पे इसको रखा गया है मंदार। इसमें 97 जो चिकित्सक थे उनकी टीम थी और इनका काम क्या था कि जो अंग्रेजी की पुस्तकें हैं इनका हिंदी रूपांतरण करना था। और यदि आप पूछोगे मेरे से कि ये मंदार कहाँ है वर्तमान में, तो ये मंदार वर्तमान में बिहार में है, भागलपुर। भागलपुर की चादर बहुत फेमस है, भागलपुर का जूट फेमस है, वहाँ का सिल्क फेमस है। तो भागलपुर के पास ही पर्वत है और वहाँ पे मेले वगैरह लगते हैं, आस्था का केंद्र है, आदिवासी समाज भी वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। लेकिन कल हमने आपको चलते चलते एक प्रश्न दिया था कि मध्य प्रदेश के किस जिले के संतरे की पहचान अब सतपुड़ा ऑरेंज के रूप में होगी। काफी सारे लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है, लगभग लोगों के उत्तर सही है, लेकिन इनमें से कुछ लोगों ने बहुत ही जबरदस्त आंसर दिया है। उनमें से
जो कृष्ण साहू हैं इनका आंसर हमने पिन कर दिया था, कृष्ण का। इसके अलावा जो हिमाग्नि थी और प्रमांशु सिंह थे, इन्होंने भी राइट आंसर दिया है। और मज़ेदार बात यह है कि जो किशन और हिमाग्नि हैं इन्होंने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की है, हमें भी जानने को मिला। उसमें हमें भी नहीं मालूम था कि मध्य प्रदेश फ्रूट में इस समय जो एक्सपोर्ट है उसमें 5 नंबर पे चल रहा प्रोडक्शन पे। ठीक है, तो बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या था। बिल्कुल छिंदवाड़ा था राइट आंसर। यहाँ पे हम दो लोग देखते हैं, ये है छिंदवाड़ा। ये मध्य प्रदेश के जो ओडीओपी हैं, मैप के माध्यम से यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो ओडीओपी हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये पूरे भारतवर्ष में योजना चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये केवल मध्य प्रदेश में, भारत के लगभग सभी राज्यों में चल रही है। सरकार का एक छोटा सा क्या कहते हैं एम है, हर राज्य में हर जिले की अपनी एक खूबी होती है। हमारे भारतवर्ष की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमारे यहाँ हर जिले का या तो कुछ खान पान फेमस होता है, यहाँ तो वहाँ की कोई कला फेमस होती है, नृत्य भी फेमस होता है, वहाँ का कुटीर उद्योग से संबंधित कुछ चीज़ें फेमस हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ से फेमस होती है, वहाँ का उत्पादन से संबंधित कोई फसल फेमस हो सकती है। हर जिले की कुछ न कुछ एक यूनिक खास बात होती है। तो अब जो समय है वर्तमान, जो 21वीं सदी है, ये मार्केटिंग का टाइम है। ये पुराना समय चला गया। तो अब क्या है, जब तक आप मार्केट में आप नहीं पहुंचोगे, उसको प्रचारित नहीं करोगे, उसका एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे या उनको जानकारी नहीं होगी। तो अब इसी से रिलेटेड क्या किया गया, लोगों की जो किसान हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए, रोजगार डेवलप करने के लिए, उनको प्राउड कराने के लिए अपनी चीज़ों के बारे में, और उस पर कुछ नवाचार करने के लिए ये ओडीओपी का प्रोग्राम चला है, योजना चली है। इसी में क्रम में क्या है कि मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा के अलावा राजगढ़ में भी संतरे का होता है। लेकिन छिंदवाड़ा क्या है, महाराष्ट्र के नागपुर से लगता है, तो इसकी जो नियरेस्ट मंडी है संतरे की वो नागपुर में है। तो अभी क्या हुआ था, नागपुर में जो संतरा है उस उधर महाराष्ट्र की तरफ संतरा काफ़ी कम हुआ था, वहाँ उत्पादन कम हुआ था। लेकिन छिंदवाड़ा में क्या हुआ कि संतरा काफ़ी उत्पादन अच्छा हुआ, और इसका छिलका पतला होता है जो टेस्ट में मीठा होता है। तो नागपुर में जब ये छिंदवाड़ा के लोगों को जब ये मंडी क्या हुई, नागपुर मंडी पास में पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे संतरे का जो उनको मार्केट चाहिए था वो नागपुर मंडी में जाकर उन्होंने बेचा। अब क्या हुआ, चोट ये हो गई वहाँ पे सरकार के साथ, एक समस्या ये हो गई, यहाँ के लोगों के साथ समस्या ये हो गई कि वहाँ के लोगों ने ये समझा कि ये जो संतरा है ये नागपुरी संतरा ही है, और छिंदवाड़ा की अपनी पहचान क्या हुई, नहीं हो पाई। यानी वो संतरा कायदे से छिंदवाड़ा के नाम से फेमस होना चाहिए था, तो वो किसके नाम से फेमस हो गया कि नागपुर का संतरा है, नया संतरा आया हुआ है। तो सरकार ने ये उपाय निकाला कि हमें भी अपना एक क्या कहते हैं जीआई टैग करवाना चाहिए, अपनी एक पहचान है उसको बनाना चाहिए। तो इसको जो रखा गया, इसका नाम रखा गया सतपुड़ा रेंज के नाम से रखा गया है, क्योंकि सतपुड़ा के दक्षिण में है। इसके अलावा यदि आप बात करोगे छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा संतरे के साथ साथ कॉर्न यानी मक्के के लिए भी फेमस है, और इसे कॉर्न सिटी भी कहा जाता है। कॉर्न सिटी, मक्के है ना, कॉर्न सिटी कहा जाता है। और यहाँ पे इसको कॉर्न सिटी के लेकर 2018 के आसपास एक कॉर्न फेस्टिवल आयोजित किया गया था। 2018 में 2 दिन का फेस्टिवल था, इसमें एक मक्के का पूरा फेस्टिवल मनाया गया। साथ साथ में यहाँ पे मकई भी होती है। और क्या कहते हैं, हम नीचे कमेंट बॉक्स में एक अच्छी जानकारी दी, यहाँ पे एग्रो कॉम्प्लेक्स भी है। और आपको एक प्रश्न भी पीएससी में मिल चुका है, आदिवासी संग्रहालय कहाँ है, तो वो छिंदवाड़ा में है। मसाला पार्क है ही। तो ये सारी जानकारी है। आप लोग जब कोई कमेंट करता है तो उसके जो आंसर होते हैं आप उनको जरूर पढ़िए, उसमें कई सारी जानकारियां, सबका अपना अपना एफर्ट होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एक अच्छी जानकारी, एक यूनिक इन्फॉर्मेशन आप सभी को दूं। तो सभी लोग जब कमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन हमें सामने मिल रही हैं, निकल के आ रही हैं। तो आप सभी लोग भी जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उनका कमेंट जरूर करें, और कमेंट करते वक्त ध्यान रखें कि आंसर की फॉर्मेटिंग अच्छी हो, और हम उस जगह के बारे में या उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ दे सकते हैं दें। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब आप ये आंसर टाइप करते हैं तो वो आंसर आपके दिमाग में भी बैठता है, और इसको आपको इतनी हेल्प मिलने वाली कि आप महीने में लगभग 30 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं नए नए क्वेश्चंस लेके आऊँ, या यूनिक कुछ ऐसा लेके आऊँ कि उसके साथ कम से कम 5 से 6 जानकारियाँ भी हमें मिल जाएँ। तो आप 30 क्वेश्चंस आपके हर मंथ हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इतनी सारी जानकारियाँ भी आपकी अपडेट होंगी। और ऐसा करते करते धीरे धीरे हमारे अगले जब एग्ज़ाम आएगा तो 150 MCQ के साथ हम कम से कम यदि एवरेज 6 भी जानकारियाँ अपडेट करेंगे तो 1000 इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिमाग में हमारे बैठ जाएंगी। तो मेन मोटिव ये है इसका क्वेश्चन देने का। आप सभी लोग कोशिश करिए कि कमेंट करिए, जिसका आंसर राइट होगा उसको एग्जाम गुरुजी की तरफ से हार्ट दिया जाएगा,
और लाइक दिया जाएगा ताकि बाकी लोग उसका आंसर समझ सके कि राइट क्या है। लेकिन करंट अफेयर खत्म करने के पहले आज का प्रश्न आप सभी के लिए, सुंदरजा आम है, ये मध्य प्रदेश का ही है, काफी फेमस है। आप सभी को बताना है कि मध्य प्रदेश ये भी ओडीओपी के अंतर्गत आ गया है। तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले की पहचान है, यानी ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आया जाता है, पाया जाता है। नूरजहां आम आपको सभी को एमपीपीएससी के पेपर पे मिला था, उसी प्रकार से सुंदरजा आम है। आप सभी को बताना है वो कहाँ मिलता है, अलीराजपुर, रीवा में, जबलपुर में या शहडोल में। सभी लोग राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे और कोशिश करेंगे जब आप आम की खोज कर लें कि ये आम कहाँ का है, तो वहाँ से जुड़ी हुई 3 से 4 इंफॉर्मेशन जो अच्छी हो, इंफॉर्मेटिव हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में देंगे। लेकिन करंट अफेयर खत्म करने के पहले एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे 50% ऑफ दिवाली चल रही है और ये इसका आज सेकंड लास्ट डे है। 15 अक्टूबर को ये सेल खत्म हो जाएगी। इसके बाद सभी अपने रेगुलर और बढ़े हुए प्राइस में आ जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी को करंट अफेयर पसंद आ रहा होगा। हमारा प्रयास यदि पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज़ आप शेयर करना मत भूलिए, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हमें भी यदि आपको कोई सुझाव देना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी दे सकते हैं। फिर मुलाकात होती है हमारी कल शनिवार को कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक सभी आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।